इस सिपाही ने जल्दी से अपने साथी को मिट्टी में गाड़ दिया और खुद को ढकने के लिए एक मरे हुए शरीर को खींच लिया। दुश्मन पास से गुजरा उसके साथी के चेहरे के करीब कदम रखते हुए। अचानक एक दुश्मन मुड़ा और उस शरीर में छुरा घोंप दिया जो उसको ढक रहा था। दुश्मन के जाते ही उसने जल्दी से शरीर को हटाया और अपने दबे हुए साथी को बाहर निकाला। उससे दूर एक और जिंदा सिपाही दिखा और वो उसकी मदद करने ही वाला था जब दुश्मन ने उसे देख लिया। वो तेजी से एक सुरंग में कूद गया, लेकिन दुश्मन ने उसके पीछे एक ग्रेनेड फेंक दिया। किस्मत से डॉस समय पर सतर्क हो गया और बच निकला। अंधेरे और डरावनी सुरंगों में डॉस दुश्मनों से घिरे तंग रास्तों में दुबका रहा। वहाँ उसे एक घायल दुश्मन सैनिक मिला। उसे मारने के बजाय डॉस ने उसके जख्मों की देखभाल की। दुश्मन हैरानी से उसे देखता रहा। जैसे ही रात हुई, डॉस सुरंग से बाहर निकला और बचे हुए सैनिकों की तलाश जारी रखी। कमजोर शरीर के बावजूद वो एक के बाद एक बुरी तरह घायल सैनिकों को मौत के मुंह से खींचता रहा। यहाँ तक कि दुश्मनों को भी जल्द ही थकान हावी होने लगी। उसके पैर कांपने लगे और हाथ बुरी तरह कांपने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसका साथी अभी भी मदद के लिए इंतजार कर रहा था। उसने प्रार्थना की, बस एक और बचा लो। एक और सैनिक को बचाने के बाद वो फिर प्रार्थना करने लगा, बस एक और। ऊबड़ खाबड़ रस्सियों से उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन घायल लगातार ऊपर की चट्टान से नीचे आ रहे थे। कोई नहीं समझ पाया कि ये घायल सैनिक कहां से आ रहे थे। वो बस इतना जानते थे कि कोई पागल आदमी पहाड़ी पर जान बचाने में जुटा था। कैप्टन ने ये सब देखकर हैरानी से पूछा, ये पागल कौन है? जवाब मिला, डॉस, वही नया सिपाही जिसे उन्होंने पहले अनुभवहीन कहकर मजाक उड़ाया था। सुबह होते होते डॉस ने अपने घायल ड्रिल सार्जेंट को ढूंढ लिया, जबकि दुश्मन इलाके की तलाशी ले रहे थे। उसने सार्जेंट की बंदूक उठाई, जिसे देखकर सार्जेंट को लगा कि शायद अब वो दुश्मनों को मारने वाला है, लेकिन इसके बजाय डॉस ने बंदूक को कपड़े में लपेटा और इशारा किया कि सार्जेंट उसके कंधे पर चढ़ जाए। सार्जेंट ने कवर फायर देते हुए चट्टान के किनारे तक पहुंचने में मदद की। डॉस ने पहले उसे नीचे उतारा, लेकिन नीचे पहुंचते ही सार्जेंट ने चिल्लाकर कैप्टन को बताया, डॉस अब भी ऊपर है। अगले ही पल डॉस फिर से प्रकट हुआ, इस बार एक और घायल सैनिक को कंधे पर उठाए हुए। दुश्मन पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मित्र सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। डॉस जिंदा बच निकला। जब उसे आखिरकार बचाया गया तो उसकी चेतना अब भी युद्ध के मैदान में ही अटकी थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैप्टन ने धीरे से पूछा, क्या तुम घायल हो? डॉस की आंखों में आंसू भर आए। वो एक शब्द भी नहीं कह पाया। सभी सैनिक खामोश खड़े रहे, उस नायक को सम्मान देते हुए जो नर्क से लौट कर आया था। डॉस को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उस रात उसने अकेले 75 जिंदगियां बचाई थीं। इस असैसिन के पास हर मिशन के लिए सिर्फ एक गोली होती थी। इस बार उसका निशाना एक हाई स्पीड ट्रेन में था जो 2000 मीटर दूर थी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। जैक ने पहले रेंज फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल करके अधिकतम फायरिंग दूरी मापी, जो 1240 मीटर थी। इसके बाद उसने हवा की गति, हवा की दिशा और हवा में नमी का अंदाजा लगाया। फिर उसने इन आंकड़ों के आधार पर अपनी स्नाइपर राइफल का ट्रैजेक्टरी एडजस्ट की। आखिर में उसने गोली लोड की, ट्रिगर तैयार किया और चुपचाप अपने निशाने के सामने आने का इंतजार करने लगा। अपनी उंगलियों को सुन्न होने से बचाने के लिए जैक बीच बीच में अपने हाथों को हिलाता रहा। जैसे ही ट्रेन तेजी से ट्रैक पर दौड़ी, जैक ने अपनी स्कोप से उस चलते हुए निशाने पर ध्यान लगाया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने वाला था, उसने देखा कि उस आदमी के पास एक छोटी बच्ची खड़ी। जैक ने तुरंत अपनी राइफल को थोड़ा बाईं ओर घुमाया। ठीक उसी पल जब ट्रेन सुरंग में घुसी, जैक ने ट्रिगर दबा दिया। मिशन पूरा होने के बाद उसका साथी घटनास्थल से एक फोटो लाया और जैक की सटीक शूटिंग की तारीफ की, लेकिन जैक इस शॉट से खुश नहीं था। उम्र के साथ उसकी सटीकता और प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं रही थी। अगर उसकी गोली सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी चूक जाती तो उस बच्ची की जान जा सकती थी। इसी वजह से जैक ने जल्द रिटायर होने का फैसला किया। उसी समय CIA को जैक के रिटायरमेंट की खबर मिली और उन्होंने उसे मनाने के लिए एक एजेंट भेजा, लेकिन जैक ने मना कर दिया और अपने फैसले पर अडिग रहा। कुछ दिन बाद जैक डॉक पर अपनी स्पीड बोट में फ्यूल भरवाने गया। वो अपने एक अच्छे दोस्त से मिलने की तैयारी कर रहा था। जब वो काउंटर पर पेमेंट करने गया तो उसने देखा कि कैशियर कोई अनजान लड़की थी। जैक, जो पेशे से एक असैसिन था, स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गया और लड़की से कुछ सवाल पूछे। लड़की, जिसका नाम एनी था, ने उसे बताया कि पिछला कैशियर रिटायर हो गया है। जैक ने शक न होने देने के लिए ज्यादा सवाल नहीं किए। पेमेंट करने के बाद वो अपनी लग्जरी यॉट पर चला गया। टॉम ने जैक को चेतावनी दी कि उसे इन दिनों ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जिस शख्स को उसने मारा था वो दरअसल एक हाई रैंकिंग बायोलॉजिस्ट था, न कि कोई अपराधी जैसा कि CIA ने बताया था। टॉम को शक था कि CIA ने इस सच्चाई को छुपाने के लिए जानबूझकर झूठी जानकारी दी थी। टॉम ने जैक को एक संपर्क का पता दिया, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उनकी बातचीत CIA पूरी तरह सुन रही थी। वापसी के रास्ते में जैक को अपनी स्पीड बोट के फ्यूल गेज में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। सतर्क होकर उसने नाव की जांच की और स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक छुपा हुआ लिसनिंग डिवाइस, सुनने वाला यंत्र, पाया। उसे तुरंत एनी का ख्याल आया। जैक तेजी से वापस लौटा और एनी को ढूंढ निकाला। उसने बिना कुछ कहे लिसनिंग डिवाइस उसके हाथ में थमा दिया। एनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैक ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब जैक को यकीन हो गया था कि एनी CIA के लिए काम कर रही थी, लेकिन उसने उससे और कुछ पूछताछ नहीं की। उसी समय CIA डायरेक्टर ने फैसला किया कि अब जैक को खत्म करना होगा। इतने सालों तक ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो अब उनके लिए काम नहीं कर सकता तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं था। उस रात जैक को अचानक अपने फोन पर एक अलर्ट मिला। कोई उसके घर के करीब आ रहा